बारे में बात कर रहे हैं। हमने एलोपैथी के बारे में बात करी, आइए सर प्लीज। हमने आयुर्वेदिक के बारे में बात करी, अब हम चल रहे हैं होम्योपैथी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक रहेगा होम्योपैथी इन एप्लास्टिक एनीमिया। सर आपकी स्लाइड चेक कर ले, जब तक मैं आपके बारे में 2 मिनट बताना चाहूँगा। सर के बारे में मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जानते हैं द्विवेदी साहब को। मैंने इनका नाम जानबूझ के पूरा पढ़ा, अश्विनी कुमार द्विवेदी साहब। इस नाम से मैं भी नहीं जानता था, मैंने आज पढ़ के बड़ा खुशी हुई सर के नाम को जान के। और आप बहुत सारी संस्थाओं के निर्देशक हैं, आप प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष भी हैं, इसके मानस सदस्य, वक्ता, संपादक, लेखक, कितनी सारी चीजें आपके साथ यूजुअली एक व्यक्ति में मिलना बड़ी मुश्किल रहती है। आपके बहुत सारे शोध पत्र एवं लेख हैं। अभी मैं देख रहा था आपका व्हाट्सएप पे आपको एक सम्मान, कई आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल के आपको सम्मान भी मिले हैं। सर मैं यदि वो पढ़ने लगूंगा तो हम आपकी बात सुनने में लेट हो जाएंगे, तो इसलिए मैं सीधे आप तक पहुंच रहा हूं और आपका स्वागत है। कृपया अपनी बात को चालू करें। अगले 20 मिनट में हम आपसे जानना चाहेंगे इस बीमारी के बारे में और होम्योपैथी का रोल। थैंक यू सर जी। मैं कोशिश करूंगा कि 20 मिनट में कंप्लीट कर पाऊं। 1:55 सर, अभी तक हम लोग जो जानते हैं वो बहुत ही कॉमन तरीके से जानते हैं कि एनीमिया क्या है। एनीमिया मतलब अगर मैं बात करूं तो साधारण भाषा में रक्त अल्पता मतलब खून की कमी, और हमारे आवासीय सर बता रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो डायरेक्टली हमारे टिश्यू पार्ट को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो जिसको नॉर्मल भाषा में सभी लोग जानते हैं एनीमिया के बारे में, तो मुझे एनीमिया पे बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जो हम जानते हैं एनीमिया की टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे कॉमन है हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया मतलब
कोई बात नहीं, ग्रेस मिल जाता है ना 2 मार्क्स का। सर एक तो है डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब हम जो खाते हैं वो हमारे शरीर में लगता नहीं है, उसके कारण जो डेफिशिएंसी होती है वो एनीमिया हो सकता है, या फिर हमको खाने में ही कमी रह जाती है, उसके कारण जो डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाती है वो हो जाती है। दूसरा है हीमोरेजिक एनीमिया, तीसरा है हीमोलिटिक एनीमिया। बहुत कॉमन लोग जानते हैं सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, और थैलासीमिया, जिसमें हमारे जो फीटस रहते हैं उसमें फीटल हीमोग्लोबिन बाद में एडल्ट हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाना चाहिए, जो नहीं चेंज होता है, और दैट इज नोन एज थैलासीमिया। सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया ये दोनों ही अभी तक ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है और स्टिल खोज जारी है। मुझे लगता है आज जैसे प्लेटफॉर्म इसके लिए ट्रीटमेंट अवश्य खोजने में सफल होगी। मैं जिस बीमारी पे बात कर रहा हूँ दैट इज अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक मतलब आप देख रहे हैं कि हमारे बोन मैरो से प्लेटलेट्स या इसका प्लेटलेट का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, या फिर आरबीसी का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, या फिर डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। ये जो हमारा बोन मैरो है ये ब्लड बनाने की फैक्ट्री है, अगर मैं बोलूँ शरीर में तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे सभी लॉन्ग बोन्स में बोन मैरो है, और ये बोन मैरो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है। होम्योपैथी से हमको इस पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, और आज अपूर्व पौराणिक सर बात कर रहे थे कि रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए, तो बहुत सारे रिसर्च पेपर भी मैंने इस पे पब्लिश किए हुए हैं ऑलरेडी। Aplastic anemia develops when damage occurs to bone marrow, slowing down production of new blood cells. aplastic anemia कब डेवलप हो जाता है? जब हमारे बोन मैरो में ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। अभी मैं बात कर रहा था सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया का। सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है? बाय बर्थ हमारी जो रेड सेल्स है, जो या तो डम्बेल शेप होना चाहिए या ओवल शेप होना चाहिए, वो उसका शेप चेंज हो जाता है और वो सिकल शेप ले लेती है, इसलिए दैट इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया। और थैलासीमिया में जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो एडल्ट हीमोग्लोबिन में चेंज नहीं होता है। ये दोनों ही बीमारियां बाय बर्थ होती है, इसलिए उसको अभी तक मेडिसिन से ट्रीट करने की सफलता नहीं मिल पाई है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बोन मैरो जब हमारा डैमेज हो जाता है, और बोन मैरो डैमेज हो जाने के कारण हमारा जो ब्लड सेल का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं मेडिसिन से, और मैं काफ़ी केसेस ट्रीट कर चुका हूँ। क्या क्या कारण हो सकता है जिससे हमारा ये अप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है? अगर मैं सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं उसके कारण की बात करूं तो जो कैंसर के पेशेंट को रेडिएशन कीमोथेरेपी दिया जाता है उसके बाद उनका प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। इसके अलावा एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स, कुछ केमिकल मेडिसिन हैं या जो केमिकल हमारे प्लांट्स में यूज होते हैं या फिर हमारे फलों और सब्जियों में यूज होते हैं, वो कुछ कारण हो सकता है। यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, वायरल इन्फेक्शन और अननोन फैक्टर्स। ऐसा बहुत सारा केसेस आया जहां पर एग्जैक्ट कारण अभी भी नहीं मिला। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो बहुत बार तो मरीज को पता ही नहीं होता है कि उसको अप्लास्टिक एनीमिया होता है। वो डॉक्टर को दिखाने चाहता है कि उसको कमजोरी आ गई या चक्कर आ गया, गिर गया, और उसके बाद उसको जब सीबीसी कराते हैं तब पता चलता है कि उसमें प्लेटलेट की कमी है या हीमोग्लोबिन की कमी है। तो जो सिम्टम्स हैं उसमें फटीग है, फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है एंड रैपिड हार्ट रेट है। पेल स्किन है, फ्रीक्वेंट और प्रोलॉन्ग इन्फेक्शंस, अनएक्सप्लेन्ड या इजी ब्रूइशिंग, नोज ब्लीडिंग या ब्लीडिंग गम्स। इस तरीके से देख रहे हैं छोटे बच्चों में हम देखते हैं कि उनको नेजल ब्लीडिंग होती है, एपिस्टैक्सिस होती है, और उसको हम लोग बड़ी बीमारी नहीं मानते, लेकिन वो आगे जाकर के बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि रोज जब हम टीथ को ब्रश करते हैं तो गम ब्लीडिंग होती रहती है, और उसको भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो आगे चल करके अप्लास्टिक एनीमिया में चेंज हो सकता है।
और अगर मैं बात करूं तो हमारी महिलाएं जो प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन को ध्यान नहीं देती हैं, कई सारी ऐसी पेशेंट आती हैं जिनको 3 महीने 6 महीने तक लगातार ब्लीडिंग होती रहती है और वो ध्यान नहीं देती है, तो प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स, स्किन रैशेस, डिजीनेस, हेडेक्स। इसके अलावा इसी तरीके का और एक प्रॉब्लम है जो है प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया। प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया दैट इज पीएनएच। पीएनएच और अप्लास्टिक एनीमिया दोनों एक साथ भी हो सकता है और किसी को पीएनएच रहता है, किसी को अप्लास्टिक एनीमिया रहता है। Then another type is Fanconi's anemia, is also a rare inherited disease that leads to aplastic anemia. Risk factor क्या है? Use of some drugs such as chlorothalidol, which is used to treat bacterial infection, and gold compounds used to treat rheumatic arthritis. Certain blood diseases, autoimmune disorders and serious infections. उसके अलावा जो सबसे कॉमन देखने को मिला प्लास्टिक एनीमिया में कि जिसको पहले डेंगू हुआ होगा, डेंगू में जब प्लेटलेट कम हो जाता है तो वो प्लेटलेट आगे जाकर के भी कम रहते हैं और धीरे धीरे प्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। इसके अलावा सम काइंड ऑफ स्किन ट्रीटमेंट, कई बार स्टेरॉइड्स डॉक्टर 15 दिन के लिए या 7 दिन के लिए लेता है और मरीज उसको कंटिन्यू लेते रहता है कई सालों तक, और दैट लीड्स टू प्लास्टिक एनीमिया। इसी तरीके से कुछ पेन किलर्स हैं एंड एंटीबायोटिक्स। कई सारे बच्चे आते हैं जो बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल से आते हैं, छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे, उनको बुखार हो गया, वो पास में जाकर के कुछ डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लिया, सोकल डॉक्टर से, उन्होंने उसको दवाई दिया और उसके बाद जब अगली सीबीसी कराई तो उसमें हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट काफी कम हो गया, दैट लीड्स टू अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया या तो धीरे धीरे स्लोली डेवलप हो सकता है या फिर सडन देखने को मिल सकता है, या फिर कुछ क्रॉनिक डिसीजेस के ट्रीटमेंट के बाद हो सकता है। इस तरीके के सभी तरह के काफी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड से। हम होम्योपैथी में क्या कर सकते हैं सर? होम्योपैथिक मेडिसिन्स अटेम्प्ट टू स्टिमुलेट द हेल्दी पोर्शन ऑफ द बोन मैरो टू इम्प्रूव सेल प्रोडक्शन। दिस में हेल्प टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सेल ट्रांसफ्यूजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो या तो एटीजी ट्रीटमेंट लेकर के आते हैं, इसका बहुत ही नोन जो ट्रीटमेंट है या तो साइक्लोस्पोरिन है या फिर एटीजी है। एटीजी ट्रीटमेंट लेकर के भी आते हैं और साइक्लोस्पोरिन भी लेकर के आते हैं, उसके बाद भी उनका प्लेटलेट नहीं बढ़ता है और हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद उनको उनके शरीर में प्लेटलेट को बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो हमारी मेडिसिन क्या करती है? हमारी मेडिसिन जो बोन मैरो का बचा हुआ पोर्शन है जो स्टिमुलेट किया जा सकता है उसको इमीडिएट स्टिमुलेट कर देती है, और जो प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन है उसको तुरंत रोक देती है, जिसके कारण प्लेटलेट तुरंत बढ़ जाता है। सर आपने देखा होगा कि डेंगू के केसेस में जब लोग अस्पताल में एडमिट होते हैं और अस्पताल में एडमिट होने के साथ साथ प्लेटलेट लगाया जाता है, प्लेटलेट लगाने के बाद भी जब प्लेटलेट नहीं बढ़ता है तब हमारे पास आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए, और हम लोग होम्योपैथिक देते हैं ट्रीटमेंट और नेक्स्ट डे ही 25,000, 50,000, 80,000 तक प्लेटलेट बढ़ जाता है अगली रिपोर्ट में उसी अस्पताल में एडमिटेड पेशेंट पे। तो ये क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमारी मेडिसिन तुरंत डिस्ट्रक्शन को रोक देती है। अगर डिस्ट्रक्शन रुक जाएगा तो अगले दिन ही उसको रिपोर्ट्स में प्लेटलेट बढ़े हुए मिलेंगे, क्योंकि प्लेटलेट का जो लाइफ स्पान है दैट इज 2 to 3 डेज फिजियोलॉजिकली। तो इसका मतलब है कि रोज हमारे शरीर में 1.5 लाख 2 लाख प्लेटलेट पैदा होते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो है प्लेटलेट का रेंज दैट इज 1.5 लाख to 4 लाख। तो 1.5 लाख to 4 लाख हमारे शरीर में होना चाहिए हमें जिंदा रहने के लिए। और डिस्ट्रक्शन इतना फास्ट हो जाता है डेंगू में कि उसका 20,000, 25,000, 10,000 पर आ जाता है, और प्लेटलेट लेने के बाद या तो बढ़ता ही नहीं है या कुछ मात्रा में बढ़ता है कुछ दिनों के लिए। प्लेटलेट नहीं बढ़ता है तब वो लोग फिर से हेमेटोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, और हेमेटोलॉजिस्ट जब बोन मैरो बायोप्सी करते हैं तो उनको बताते हैं कि अब ये डेंगू नहीं है, अब ये अप्लास्टिक एनीमिया हो गया है। और जब वो लोग ट्रीटमेंट वहाँ देते हैं या बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, बार बार प्लेटलेट
चढ़ाते हैं या एसडीपी देते हैं, उसके बाद भी जब मरीज को आराम नहीं होता है तब मरीज अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की ओर आते हैं। मरीज कभी भी डायरेक्ट हमारे पास नहीं आता है होम्योपैथिक आयुर्वेदिक के पास ट्रीटमेंट के लिए। जब हमारे मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स ये बोल देते हैं कि अब आपका हमारी इस चिकित्सा पद्धति में कोई इलाज संभव नहीं है, आप या तो योगा नेचुरोपैथी अपनाइए या फिर भगवान को याद करिए, तब वो लोग होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक। दोस्तों, अगर मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स ये बोले कि हमारे पास ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है, तो कोई भी मरीज मॉडर्न मेडिसिन को छोड़ करके नहीं जाएगा। जब वो लोग ये बोल देते हैं कि आपका इस बीमारी का इलाज हमारे पास संभव नहीं है, तब वो लोग होम्योपैथिक या आयुर्वेद को अपनाते हैं। और कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इन चिकित्सा पद्धतियों के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। मुझे नहीं मालूम कितने रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, लेकिन एविडेंस बेस्ड ज़रूर आज भी देखने को बहुत मिलता है। अभी अवाशय सर बता रहे थे कि रेस्पिरेटरी का केसेस बता रहे थे। मैं रेस्पिरेटरी आज मेरा टॉपिक नहीं है। अस्थमा के काफ़ी सारे केसेस जिसमें बच्चों को इन्हेलर देते थे पेरेंट्स, एक जेब में रखने के लिए और एक बैग में रखने के लिए कि पता नहीं कब उसको ज़रूरत लग जाए। ऐसे कई सारे मरीजों को हमने होम्योपैथी से इन्हेलर से छुटकारा दिलवा दिया है। Homeopathy is beneficial in countering side effects associated with the conventional therapy, control bleeding disorders associated with the aplastic anemia, balance disturbed immunity। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है जो ब्लीडिंग को तुरंत स्टॉप कर सकती है। हमारे पास ऐसे कई सारे पेशेंट्स आते हैं ब्लीडिंग पाइल्स लेकर के, जो कई सालों तक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ब्लीडिंग से निजात नहीं पाते हैं। हर दिन जब वो सुबह लैट्रिन के लिए बैठते हैं तो ब्लीडिंग होती है। ऐसे मरीजों को हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो उनकी ब्लीडिंग रुक जाती है। और ऐसे ही मैं बात कर रहा था मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की। बहुत प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लेकर के हमारे पास पेशेंट आते हैं और हम उनको होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो उनका ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद हो जाता है। व्हाट एवर मे बी द कॉज, जो भी कॉज रहता है ब्लीडिंग बंद हो जाता है। ऐसे ही मैं एपिस्टेक्सिस की बात कर सकता हूँ, ऐसे ही मैं हिमेचुरिया की बात कर सकता हूँ। यूरिन में कई बार पेशेंट्स का ब्लड जाता रहता है, उसको पता नहीं होता है। जब जांच कराता है तो देखता है यूरिन में और ब्लड उसको मिल जाता है। पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पे डॉक्टर बोलता है कि आपके यूरिन में ब्लड जा रहा है, और फिर वो लोग दवाई खोजते खोजते हमारे पास आ जाते हैं और हम लोग दवाई देते हैं और ब्लड आना बंद हो जाता है। द मेडिसिन इज हेमामिलिस। होम्योपैथी में एक मेडिसिन है हेमामिलिस जो ब्लीडिंग को तुरंत रोक सकती है। अपलास्टिक एनीमिया का, चूंकि डॉक्टर भार्गव सर ने बोला था कि अगर आप कुछ मेडिसिन बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो फेरम मेटेलिकम इज द मेडिसिन जो हमारे मरीजों के सिम्टम्स पे काम करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सिम्टम्स था अपलास्टिक एनीमिया का, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है मरीजों को, एक तो उनका ब्लड सेल नहीं बनता है, प्लेटलेट नहीं बनता है, हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, आरबीसी नहीं बनता है, और दूसरी जो सबसे कॉमन समस्या आती है कि चूंकि उनका हीमोग्लोबिन कम रहता है तो उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और बार बार बुखार आने लगता है। तो फेरम मेटलकम इज द मेडिसिन जो ब्लड सेल्स बढ़ाने के साथ साथ उनको बुखार से भी बचाती है। नेक्स्ट बहुत ही कॉमन मेडिसिन है सिनकोना बार्क या सिनकोना ऑफिशियलिस, दैट इज चाइना। चाइना इज द मेडिसिन जो ब्लड प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, और चाइना इज द मेडिसिन जिससे होम्योपैथी इजाद हुई थी। ये मलेरिया के साइड इफेक्ट्स को भी ठीक करती है। मलेरिया में जब मॉडर्न मेडिसिन का और ट्रीटमेंट लेकर के आता है मरीज, तो उसके साइड इफेक्ट को भी कम करने के लिए चाइना यूज की जाती है, और ब्लड प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम म्यूरेटिकम। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको क्रॉनिक हेडेक रहता है या माइग्रेन रहता है, वो पेशेंट्स जब एंटीपायरेटिक लेते रहते हैं। ऐसे भी पेशेंट आए सर मेरे पास जो एक दिन का 6 कॉम्बीफ्लेम खाते थे। मैंने बोला एक दिन का 6 कॉम्बीफ्लेम खा रहे हो तो तुम्हारे पेट का क्या होगा या किडनी का क्या होगा? बोले सर उसके लिए तो हम सुबह उठ करके रोज पैंटोसिड खा लेते हैं। तो एक दिन का 6 कॉम्बीफ्लेम भी मैंने होम्योपैथी से छुड़ाया है। तो दैट इज द नेट्रम म्यूरेटिकम, बहुत ही मोस्ट कॉमनेस्ट मेडिसिन है हेडेक की,
और ये ब्लड सेल्स को भी बढ़ाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, दैट इज फास्फोरस, इफेक्टिव फॉर पर्निशियस एनीमिया, नमनेस ऑफ द हैंड्स एंड आर्म्स, लॉन्ग लास्टिंग डायरिया एंड वीकनेस। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो मेडिसिन है वो केवल सिम्टम बेस्ड ही नहीं काम करती है, इन्वेस्टिगेशंस पे भी उतना ही खरी उतरती है। अगर मैं फास्फोरस की बात करूँ तो फास्फोरस लीवर पे बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और बहुत जल्दी वो एनीमिया से छुटकारा दिला देती है। यस, एल्यूमिना इज द मेडिसिन जो हमारे डाइजेशन की अगेन मेडिसिन है, जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है और खाना नहीं पचता है, उसके कारण अगर एनीमिया हो जाता है तो एल्यूमिना इज द मेडिसिन। अनदर मेडिसिन इज आर्सेनिक एल्बम, जो मैं कोविड पे भी बात करूंगा। बहुत ही अच्छी दवाई है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और कई सारे बीमारियों से बचाती है। उसके अलावा एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस को भी कम करती है। कई बार हमको मरीज ठीक करने से ज़्यादा उसमें आस जगाना, उम्मीद जगाना कि आप ठीक हो सकते हो, वो बहुत बड़ा काम होता है, तो उसमें आर्सेनिक एल्बम भी हेल्प करती है। इसके अलावा कैलकेरिया फास्ट बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं। अनदर इज कैलकेरिया कार्ब। नेक्स्ट मेडिसिन नाइट्रिक एसिड, जो हम लोग ब्लीडिंग पाइल्स के लिए यूज करते हैं, ब्लड को रोकने का भी काम करती है, ब्लड को बढ़ाने का भी काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन पल्सेटिला। काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं जो मिट्टी खाना चाहते हैं या चाक खाने की आदत रहती है, उन पे ये दवाई काम करती है। नेक्स्ट इज कालीकार। अगर मैं कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं तो जिनको अप्लास्टिक एनीमिया रहता है उनको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन लग जाता है या फिर उनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। मैंने रेटाइनल हीमोरेजिक भी देखा है, आँख से ब्लीडिंग होते रहता है। ऐसे भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनके लिए जो हम मेडिसिन देते हैं दैट इज आर्निका। Conclusion: homeopathy can cure aplastic anemia if the doses of properly and prescribed homeopathic medicines are taken on the basis of investigation reports. हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनका हीमोग्लोबिन 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम होता है। हम उनको उस समय होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी सलाह देते हैं। और जो अभी तक हमारे पास पेशेंट्स आए उसमें प्लेटलेट काउंट 500, 800 और 1000 लीटर के आए, जबकि नॉर्मल 1 लाख, 1.5 लाख के ऊपर होना चाहिए, 1.5 लाख से 4 लाख होता चाहिए। इस तरीके का हमारा बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, जिसमें मैं एक रिसर्च पेपर यहाँ पे शो कर पा रहा हूँ टाइम के कारण। काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, मैं एक पेशेंट का बताना चाहता हूँ जो 2019 में हमारे पास आई थी, जिसका हीमोग्लोबिन 3.5 ग्राम था और प्लेटलेट 10 ग्राम था। और आज इस लड़की का प्लेटलेट मोर देन 1.5 लाख है और हीमोग्लोबिन मोर देन 3 लाख है। ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट मेरे यूट्यूब चैनल पर आते हैं। इसका रिपोर्ट्स भी सारा डला हुआ है। पहले उसको जल्दी जल्दी ब्लड और प्लेटलेट लगाना पड़ता था। 6 महीने 8 महीने के ट्रीटमेंट के पास उसको ब्लड और हीमोग्लोबिन नहीं लगाना पड़ा और आज लगभग 1.5-2 साल हो गया, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं काफ़ी सारे मरीजों के अवेयरनेस के लिए काम करते रहता हूँ अप्लास्टिक एनीमिया और एनीमिया का। मैं लोगों को बहुत साधारण तरीके से बताता हूँ कि गुड़ चना खाइए, एनीमिया भगाइए। सबसे आसान तरीका है, हमको प्रॉपर तरीके से डाइट का ध्यान रखना। मैं और एक टाइप है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, दैट इज ITP। अनदर टाइप इज सिम्टम्स मोर और लेस सेम ही है, तो इसलिए सिम्टम्स में मैं नहीं जाना चाहता। नेक्स्ट है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, दैट इज MDS। सिम्टम्स सबके लगभग सेम है, सब एक्सीडेंटली भी पता चलता है मरीजों को, कॉजेज भी। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पैनसाइटोपेनिया। जब RBC, WBC और प्लेटलेट तीनों कम हो जाता है तो कंडीशन इज नोन एज पैनसाइटोपेनिया और बहुत ही विकराल कंडीशन हो जाती है, जिसमें RBC 800 से भी कम आ जाते हैं और WBC 300 से कम आ जाते हैं और लिम्फोसाइट कई बार 90 तक आ गए हमारे पास और न्यूट्रोफिल 20 या 10-12 ऐसा लेकर के आते हैं, जबकि न्यूट्रोफिल 40 to 60 होना चाहिए और लिम्फोसाइट अप टू 40 होना चाहिए। तो इस तरीके के पैनसाइटोपेनिया के भी काफ़ी केसेस आते हैं। क्यों हो रहा है गॉड नोस। और जो डाइट है वो ये है, अगर आप देखें तो जो हमारे घर में अवेलेबल है, मैं उसी की बात करता हूँ। देसी भुना हुआ चना और गुड़, गर्म दूध के साथ हल्दी, बादाम, भिगोई नहीं रोस्टेड मैं बोलता हूँ,
सोयाबीन रोस्टेड, पालक, पपीता, पिंड खजूर, सत्तू गुड़ के साथ, गेहूं का दलिया गुड़ और दूध के साथ, आंवले का मुरब्बा या आंवला कैंडी, गाजर, चीकू, चुकंदर, सेब, अनार, किशमिश, खारक, मुरक्का। जो लोग नॉन वेज ले सकते हैं उनके लिए अंडा या मछली। कहने का मतलब ये है कि अगर रिच प्रोटीन डाइट और आयरन डाइट हम लेंगे तो हमारे शरीर में बोन्स बेहतर होगी और ब्लड बेहतर होगा। आज हम जिस मौसम में बात कर रहे हैं, ये ठंड का मौसम है, दिसंबर के मौसम में बात कर रहे हैं। हमारे पूर्वज या हमारे पुरानी पीढ़ी के लोग ठंड के सीजन में गुड़ का लड्डू बनाते थे ड्राई फ्रूट के साथ। वो गुड़ का लड्डू 2 महीने खाते थे और साल भर बीमार नहीं होते थे, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती थी, हमारे शरीर में ब्लड बेहतर बनता था और हम बीमार नहीं होते थे। आप देखेंगे कि इसी सीजन में गुड़ की चिक्की बनती है या गजक आता है। तो ये सारा क्यों ऐसा बनता है? ड्राई फ्रूट और गुड़ में आयरन है, ड्राई फ्रूट में प्रोटीन है, तो दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। इस तरीके से अगर हम लोगों को बताएंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग बीमार नहीं होंगे। हमारी जिम्मेदारी केवल इतना ही नहीं है इलाज करने तक की, हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम लोगों को एनीमिया के प्रति अवेयर करें और लोग बीमार ही नहीं हो। अगर हमारा हीमोग्लोबिन 13 ग्राम के ऊपर रहेगा तो हमारी इम्यूनिटी काफ़ी बेहतर रहेगी। बहुत सारी बातें हुई अभी कोविड में, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। कोविड में इम्यूनिटी की बात हुई, इम्यूनिटी पहले से ही चली आ रही है, इम्यूनिटी कोई आज कोविड में नहीं आ गई। तो अगर हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। थैंक यू सर, इतना समय आवाज को बढ़ाइए थोड़ा सा। आपने सर बहुत समय से और बड़े सुंदर जानकारी दी। इनफैक्ट ऐसा नहीं है, मेरे परिवार में आज भी मेरे पिताजी मेरे से इलाज लेने के बदले आप जैसे सीनियर होम्योपैथिक से ये बहुत ही सक्सेसफुल और बड़ी पॉपुलर और बड़ी साधारण सी सिंपल सी पैथी है जिसको बहुत लोग दिल से पसंद करते हैं ऑनेस्टली, और आज भी इसके चाहने वाले और इसको यूज करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपने इतनी सरलता से और खान पान, वो तो आज हम लेट हो गए, नहीं तो ठाकुर साहब खाने में आज यही रखवाते तो हम लंच पे लोग पनीर की सब्जी और गुलाब जामुन लेके आपसे बात नहीं कर पाएंगे, उसके लिए माफी चाहते हैं आपसे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्वेश्चन आंसर्स लंच टाइम पे आप रखने के बाद फिर सर से बात करें। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को भी इस बात की खबर है कि मैं प्लास्टिक एनीमिया पे बहुत काम कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी जर्मनी की या जापान की यात्रा में गए थे, वहाँ पे एक साइंटिस्ट से मिले थे जो सिकल सेल एनीमिया पे काम करता है। मैं लोकसभा में उनका स्पीच देखा तो मैंने उनको एक लेटर लिख दिया कि हमारे देश में भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और मैं ऐसा प्लास्टिक एनीमिया पे काम कर रहा हूँ। तो वहाँ से लेटर दौड़ते दौड़ते हमारे मध्य प्रदेश के आयुष विभाग में पहुँचा और उसमें मांगा गया कि जो आपने लेटर लिखा मैं डॉक्यूमेंटेशन प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस को भेजिए। तो सर मैं काफ़ी सारे मरीज जो ठीक हो गए। कुमार द्विवेदी जी पर हम सबको गर्व है, तालियों के साथ बार-बार सुनेंगे, कोविड पे भी आप हमारे साथ बात करेंगे सर, आपको बहुत बहुत आभार है, थैंक यू। अब जो आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण